अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेडिशनल बैंक के बारे में सोचिए, आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, ज्यादा लोग तो वही सोचती हैं कि हजारों कर्मचारी, फाइल्स के ढेर और लंबी लंबी लाइंस। बिल्कुल। एक ऐसी धीमी मशीन जहां एक छोटे से लोन अप्रूवल के लिए भी 3 अलग-अलग लोगों के साइन चाहिए होते हैं। पर आज इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगी। हाँ, और इस डीप डाइव का फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं है, बल्कि उस इंजन पर है जो इन नंबर्स को चला रहा है। सही कहा। तो आज का हमारा विषय है रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL के Q1 FY27 के नतीजे और उनकी एकदम अलग हटके जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ना, उस पर हम बात करेंगे। और जो डेटा हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और जो उनकी डिटेल्ड अर्निंग्स कॉल हुई थी वहां से आता है। हाँ, तो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा है वो है इनकी रेवेन्यू में आई 141% की भारी वृद्धि, मतलब 141% ग्रोथ। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इस ग्रोथ के पीछे असल वजह क्या है और कैसे 130 एंटरप्राइज AI एजेंट्स पुराने बैंकिंग सिस्टम का ढांचा तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम सीधे Q1 FY27 के मेन नंबर्स पर आएं तो JFSL की कुल आय 1496 करोड़ रुपए रही, यानी पिछले साल के मुकाबले सीधा 141% का उछाल। वेट, एक सेकेंड। और उनका प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, उसमें 156% की ग्रोथ हुई है और वो 830 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देखिए, जब मैं इस 141% की ग्रोथ को देखता हूं ना, तो मेरे अंदर का एक स्केप्टिक थोड़ा जाग जाता है। मतलब इतनी तेज ग्रोथ आमतौर पर नए बिजनेस से कम और किसी स्प्रेडशीट के अकाउंटिंग फॉर्मूले से ज्यादा आती है। अच्छा, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पड़ोसी के बगीचे में एक बहुत बड़ा फलों से लदा हुआ पेड़ है। रातों रात मैं अपनी बाउंड्री वॉल थोड़ी खिसका देता हूँ और अगले दिन से वो पेड़ मेरे हिस्से में आ जाता है। फिर मैं दुनिया से कहता हूँ कि देखो मेरा बगीचा कितना बढ़ गया। तो क्या इस 1496 करोड़ की आय में भी कुछ ऐसा ही अकाउंटिंग का जादू हुआ है? ये एनालॉजी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी हद तक सच भी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में इस बाउंड्री वॉल खिसकाने को हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन कहते हैं। तो JFSL ने एग्जैक्टली किया क्या यहाँ? देखिए, JFSL मूल रूप से एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC है। अभी तक क्या था कि रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड यानी RSHL उनकी सिर्फ एक एसोसिएट कंपनी थी। यानी उसके पूरे नंबर्स बैलेंस शीट में नहीं दिखते थे? बिल्कुल नहीं। पर अब RSL उनकी 100% स्टेप डाउन सब्सिडरी बन गई है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उस कंपनी की पूरी आय यानी एक एक लाइन आइटम अब JFSL की किताबों में जुड़ गया है। ओह अच्छा। और इसके अलावा कोई और बड़ा फैक्टर? हाँ, कंपनी को अपनी होल्डिंग से एक बहुत भारी डिविडेंड भी मिला है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 131% यानी 970 करोड़ रुपए का उछाल दिख रहा है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी कंसोलिडेशन और डिविडेंड का नतीजा है। तो ये बात तो साफ हो गई कि बड़ा पेड़ बाहर से आकर बाउंड्री के अंदर आ गया है। पर एक विश्लेषक के तौर पर हमें ये भी देखना होगा कि जो बीज इनको खुद बोने थे, क्या वो सच में बढ़ रहे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम इस डिविडेंड और कंसोलिडेशन वाले जादू को थोड़ा साइड में रखते हैं, तो उनके कोर लेंडिंग बिजनेस का क्या हाल है? यहीं पर इनकी कहानी असल में मजबूत होती दिखती है। अगर आप उनके जियो क्रेडिट बिजनेस को देखें तो उनका मुनाफा 113% बढ़कर 96 करोड़ रुपए हो गया है। वाह, 113% की ग्रोथ कोर बिजनेस में। हाँ, और उनका ग्रॉस AUM यानी उन्होंने मार्केट में कुल कितना लोन बांटा हुआ है वो 163% बढ़कर 30,667 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 30,667 करोड़। ये कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेंच है। आप ऐसे ही सड़क पर चलते हुए किसी को भी 30,000 करोड़ का लोन तो नहीं बांट सकते। सही बात है, उसके लिए डाटा चाहिए। हाँ, और आपको ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम हो, वरना आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन तो मार्केटिंग में ही चला गएगा, है ना? बिल्कुल। और इसी वजह से उनका जो पेमेंट्स बिजनेस है वो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक प्रवेश द्वार या गेटवे का काम कर रहा है। तो पेमेंट्स बैंक के इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे रहे? जियो पेमेंट्स बैंक ने इस क्वार्टर में एक बहुत ही शानदार ऑपरेशनल टर्न अराउंड दिखाया है। उनके कैसा कस्टमर्स की संख्या
3.9 मिलियन हो गई है और डिपॉजिट्स लगभग 617 करोड़ रुपए हो गए हैं। वेट, मैं इस कैसा वाले हिस्से पर थोड़ा जोर देना चाहता हूँ जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए। कैसा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसे रखने की जगह है। जबकि बैंक के नजरिए से ये सबसे सस्ता कच्चा माल है। सही कहा। बैंक सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 3-4% इंटरेस्ट देता है और फिर वही पैसा उठाकर किसी और को पर्सनल लोन के रूप में 14-15% पे दे देता है। और इसी स्प्रेड को कमाने के लिए JFSL को सस्ते फंड्स मिल रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC नेटवर्क को 50,000 से बढ़ाकर सीधा 5,27,000 से ज्यादा कर दिया है। एक सेकेंड, 50,000 से 5,27,000, ये तो 10 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई। हाँ, और इस हाइपर लोकल नेटवर्क का फायदा ये हुआ कि उनका पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यानी TPV 2.5 गुना बढ़कर 19,208 करोड़ रुपए हो गया है। कमाल है। और इन वॉल्यूम्स पर मार्जिन्स का क्या हाल है? उनका नेट प्रोसेसिंग मार्जिन 9 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 12 बेसिस पॉइंट्स हो गया है। अब आप सोचिए 19,000 करोड़ के वॉल्यूम पर 3 बेसिस पॉइंट्स का फायदा बॉटम लाइन प्रॉफिट में कितना बड़ा असर डालता है। मतलब ये पूरा इकोसिस्टम एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। बोरो, इन्वेस्ट, ट्रांजैक्ट और प्रोटेक्ट। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपना मोबाइल रिचार्ज या बिजली का बिल भरने के लिए ऐप यूज करता है, यानी ट्रांजैक्ट। हाँ, पेमेंट बिजनेस अपने आप में भले ही ज्यादा फायदा ना देता हो, पर वो कस्टमर का डेटा जनरेट कर रहा है। फिर वही डेटा यूज बाद में एक कस्टमाइज्ड लोन यानी बोरो की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन फनल है। ट्रेडिशनल बैंक्स को नए कस्टमर ढूंढने के लिए कॉल सेंटर्स लगाने पड़ते हैं, हजारों रुपए मार्केटिंग पर खर्च करने पड़ते हैं। और यहाँ कस्टमर खुद उनके ऐप पर दिन में 3 बार यूटिलिटी बिल्स भरने आ रहा है। एग्जैक्टली। पर इस इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके काम नहीं आते। वही मैं सोच रहा था, अगर आप 2.5 करोड़ यूजर्स को हैंडल कर रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह आपको हजारों कर्मचारी, एक पूरा HR डिपार्टमेंट, बड़े ऑफिसेस चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है ना? क्योंकि इनके पास कोई लेगेसी टेक डेट नहीं है। लेगेसी टेक डेट, ये वर्ड मैंने सिलिकॉन वैली टेक सर्कल्स में काफी सुना है। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है ना कि इनके पास वो पुराने 90 के दशक वाले बैंकिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नहीं है जो आपस में बात भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। उन पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। इसके उलट JFSL ने अपना पूरा इकोसिस्टम शुरू से ही क्लाउड नेटिव और AI नेटिव बनाया है और यहाँ एंट्री होती है उनकी 130 एंटरप्राइज AI एजेंट्स की। तो क्या ये 130 AI एजेंट्स मिलके एक रोबोटिक आर्मी बना रहे हैं जो इंसानों की जगह ले रही है? ट्रेडिशनल बैंक्स में तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसी स्पीड में बढ़ती है। देखिए, इसे एक बड़ी पिक्चर की तरह समझिए। ये लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कॉस्ट स्केलिंग का खेल है। इन्होंने इंसानों को कम्प्लीटली हटाया नहीं है, बल्कि इंसान अब डेटा एंट्री नहीं कर रहे, वो सुपरवाइजर्स बन गए हैं। अच्छा, तो AI एजेंट्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ऑपरेशंस में? एक बड़ा एग्जाम्पल है वीडियो PD यानी पर्सनल डिस्कशन। पहले इसमें इंसान वीडियो देखते थे, फॉर्म भरते थे। अब इनके AI एजेंट्स उस फुटेज को एनालाइज करके क्रेडिट असेसमेंट का समय 76% तक कम कर देते हैं। वेट, 76% टाइम सेव हो रहा है? ये तो बहुत मैसिव एफिशिएंसी गेन है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जब कंपनी कोई नई पॉलिसी बनाती है या रेगुलेटरी रिव्यू करती है तो ये AI एजेंट्स हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पढ़कर एनोमलीज फ्लैग कर देते हैं। इससे रेगुलेटरी रिव्यू 50% तेज हो गया है। और कॉस्ट भी कम हुई होगी इससे। बिल्कुल, लागत भी 50% कम आई है। और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग एसेट्स जैसे बैनर्स, उन्हें जनरेट करने में AI से उनकी 90% की बचत हो रही है। 90% बचत मार्केटिंग क्रिएटिव्स में। और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की स्पीड में कोई फर्क पड़ा है क्या? जी हाँ, पहले से 60% ज्यादा तेजी आई है प्रोडक्ट गो लाइव साइकिल में। अब सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में आने के लिए। यानी जब कल को इनके 25 मिलियन यूजर्स बढ़कर 50 मिलियन या 100 मिलियन होंगे तो इनको हजारों और लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे। उनकी कॉस्ट लाइन फ्लैट रहेगी जबकि प्रॉफिट बढ़ेगा।
एग्जैक्टली और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी लेगेसी बैंक के खिलाफ। लेकिन इन 130 एआई एजेंट्स का फायदा सिर्फ कंपनी की बैक ऑफिस कॉस्ट कम करने तक सीमित नहीं है ना? मुझे लगता है कस्टमर एक्सपीरियंस में भी एआई कुछ तो कर रहा होगा। आपने बिल्कुल सही जगह इशारा किया। जियो फाइनेंस ऐप पर ही करीब 16 एआई एजेंट्स और 10 मशीन लर्निंग मॉडल्स लगातार काम कर रहे हैं। ये एमएल मॉडल्स करते क्या हैं यूजर के लिए? ये उनका एक प्रोप्राइटरी न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। ये हर एक यूजर के 800 से ज्यादा बिहेवियरल इवेंट्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और एनालाइज करता है। एक मिनट, 800 बिहेवियरल इवेंट्स? थोड़ा समझाइए, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि एक यूज़र लगातार क्रेडिट कार्ड से लेट नाइट खरीदारी कर रहा है, पर उसका यूटिलिटी बिल का पेमेंट 2 दिन लेट हुआ है। तो एआई इस डाटा को कैसे यूज करेगा? एआई समझ जाएगा कि इस यूज़र को शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी वक्त बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एआई उस यूज़र को एक नेक्स्ट बेस्ट ऑफर पुश करेगा। यानी उसे एक छोटा सा कस्टमाइज्ड पर्सनल लोन दिखा देगा। बिल्कुल, और इसी हाइपर पर्सनलाइजेशन की वजह से उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑफर कन्वर्जन रेट 56% पर पहुंच गया है। 56%? और डेटा लेड कैंपेन्स का कन्वर्जन कैसा है? वहां से उन्हें करीब 10% का कन्वर्जन मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले काफी बेहतर है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस हाइपर पर्सनलाइजेशन का अगला फेज जो इन्होंने अनाउंस किया है वो पर्सनल सीएफओ का कॉन्सेप्ट है, जो इनके एक प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल फिटनेस इंडेक्स पर बेस्ड होगा। हाँ, ये पर्सनल सीएफओ आने वाले वक्त में एक गेम चेंजर हो सकता है। मैं इसे थोड़ा आम लोगों के नजरिए से रखता हूँ। एक सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सुविधा अब तक सिर्फ बहुत अमीर लोगों के पास होती थी। उनके पास वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो बताते हैं कि टैक्स कहाँ बचाना है, इंश्योरेंस कहाँ कम है। पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर को क्या मिलता है? उसे ज्यादातर कमीशन लेने वाले एजेंट्स मिलते हैं। बिल्कुल, जो उन्हें वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें एजेंट का सबसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन अब सोचिए एक ऐसा पर्सनल सीएफओ जो आपके फोन में है, वो सोता नहीं है, वो कोई कमीशन नहीं खाता, वो बिल्कुल अनबायस्ड एडवाइस देगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपके उन 800 बिहेवियरल इवेंट्स के एनालिसिस पर बेस्ड होगा, ना कि किसी जनरल रूल पर। हाँ, अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में कोई गैप है या आप एक्स्ट्रा पैसे बचाकर म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, तो वो सीधा ऐप पर सजेशन देगा। और इसी सजेशन को पूरा करने के लिए इनकी लेयर 1 और लेयर 2 प्रोडक्ट्स की स्ट्रैटेजी सामने आती है। थोड़ा इस लेयर 1 और लेयर 2 के बारे में बताइए। नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं इनके पास? लेयर 1 में इनके इन हाउस प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स आते हैं और लेयर 2 में थर्ड पार्टी एग्रीगेशन। अब जैसे इनका नया इंश्योरेंस और ब्रोकरेज सेगमेंट देखिए, उन्होंने जियो ब्लैक रॉक एएमसी सेटअप किया है, जिसका एयूएम पहले ही 18,412 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ब्लैक रॉक के साथ जुड़ना किसी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड ट्रस्ट लाता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स कितने जुड़े हैं इनके एमसी से? अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं उनसे। वाह! और इंश्योरेंस के मामले में उनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है? इंश्योरेंस में उन्होंने अलियांस री इंश्योरेंस के साथ विस्तार किया है और अपनी पहली ही तिमाही में 266 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिखा है। ये स्टार्ट के हिसाब से तो बढ़िया नंबर है। और ब्रोकरेज और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनके एआई बॉट्स कमाल कर रहे हैं। जैसे अगर कोई यूजर इंश्योरेंस फॉर्म भरते हुए बीच में छोड़ देता है, जिसे हम ड्रॉप ऑफ कहते हैं। हाँ, तो उन लीड्स को वो वेस्ट नहीं होने देते होंगे। बिल्कुल, एआई बॉट्स उन ड्रॉप ऑफ लीड्स को एनालाइज करके फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से उनका कन्वर्जन 2 गुना यानी 2x हो गया है। लेकिन देखिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक रेड फ्लैग भी उठ रहा है। ये जो नए सेगमेंट्स हैं, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, ये अभी इंक्यूबेशन फेज में है। इन्हें सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है। तो क्या लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को नीचे नहीं खींचते रहेंगे? ये डर बिल्कुल जायज है, पर आपको इसे एक स्टैंड अलोन बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, तो ये क्रॉस सेलिंग से ऑफसेट होगा।
हाँ, जब आपका अपना पर्सनल सीएफओ ऐप पर यूज़र को इंश्योरेंस लेने की सलाह देगा और यूज़र एक क्लिक में वहीं से इन हाउस इंश्योरेंस ले लेगा, तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट तो वैसे ही शून्य हो गई। और ज़ीरो एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब है जल्दी और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना। चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात निकली है तो इस रिजल्ट्स में कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जो थोड़े शॉकिंग लगे मुझे। हर शानदार तस्वीर के पीछे कुछ तो रिस्क छुपा होता है ना। आप किन नंबर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में साल दर साल 362% की भारी वृद्धि हुई है। 362%। और स्टाफ खर्चा 139% बढ़ गया है। हाँ, ये नंबर्स देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं ज़रूर। और इससे भी बड़ी बात, जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है वो 323% बढ़ी है, जिसके चलते इनका डेट टू इक्विटी रेशो बढ़कर 3.9x हो गया है। क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं है एक नई फाइनेंशियल एंटिटी के लिए? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि नंबर्स काफ़ी अग्रेसिवली बढ़े हैं, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। जेएफएसएल अभी अपने हैवी इन्वेस्टमेंट फेज में है। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। आप सोचिए, आपको 130 एंटरप्राइज एआई एजेंट्स डेवलप करने हैं, क्लाउड टेक स्टैक बनाना है, 5 लाख से ऊपर का बीसी नेटवर्क फैलाना है। इन सब में शुरुआती कैपिटल बहुत लगता है। और पिछले साल का बेस छोटा होने की वजह से परसेंटेजेस इतने ज्यादा दिख रहे हैं ना। सही पकड़ा आपने, बेस छोटा होने से परसेंटेज जंप बहुत बड़ा लग रहा है। पर ये फाइनेंस कॉस्ट का क्या? 323% का उछाल और 3.9x डेट टू इक्विटी, इसे कैसे जस्टिफाई करेगा मार्केट? इसका कनेक्शन सीधा उनकी रैपिड लेंडिंग स्केलिंग से है। जब आपका लेंडिंग एयूएम 30,000 करोड़ तक तेजी से पहुंचेगा, तो आपको आगे मार्केट से और पैसा उधार लेना पड़ेगा, जिसकी फाइनेंस कॉस्ट तो आएगी ही। हाँ, वो बोरो करके आगे लेंड करने का बिजनेस मॉडल है। और जहां तक 3.9x डेट टू इक्विटी की बात है, किसी भी बढ़ती हुई एनबीएफसी के लिए ये एक नॉर्मल रेशियो है। सबसे ज़रूरी बात, उनके पास लगभग 1.37 लाख करोड़ की इक्विटी है, जो इस ग्रोथ को बैक करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कुशन देती है। यानी ओवरऑल नेटवर्थ काफ़ी स्ट्रांग है। पर फिर भी जब आप इतनी तेज़ी से लेंडिंग बढ़ाते हैं तो एसेट क्वालिटी पर रिस्क हमेशा रहता है कि कहीं एनपीए तो नहीं बढ़ जाएंगे आगे चलकर। हाँ, ये एक रिस्क है जिस पर सभी एनालिस्ट्स की लंबी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन यही स्ट्रॉन्ग इक्विटी और टेक फाउंडेशन उनकी करंट मार्केट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है और लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स के लिए एक सॉलिड बेस बनाती है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो पिक्चर काफ़ी क्लियरली उभर कर आती है। उनकी 141% आय वृद्धि सिर्फ एक अकाउंटिंग मैथ नहीं है, बल्कि उसके पीछे पेमेंट्स फनल, तेज़ी से बढ़ता लैंडिंग और 130 एआई एजेंट्स की एक सॉलिड फोर्स है। बिल्कुल। ये एआई नेटिव इकोसिस्टम उन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स के लीनियर कॉस्ट मॉडल से बाहर निकालता है। फ्यूचर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही स्केल करेंगी। और जो लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अब फाइनेंस में गेम सस्ते रॉ मटेरियल्स यानी कैसा और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। हाँ, और उनका पर्सनल सीएफओ इसी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनने वाला है। सही बात है। तो अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूँगा सभी के सोचने के लिए। हमने देखा कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क किसी एक आम व्यक्ति के 800 अलग अलग बिहेवियरल इवेंट्स को प्रोसेस करके उसका फाइनेंशियल फिटनेस इंडेक्स बना रहा। हाँ। तो क्या भविष्य में ये ऐसी स्थिति ला देगा जहां ये पर्सनल सीएफओ उस इंसान के आर्थिक भविष्य, उसके फाइनेंशियल फियर्स और हैबिट्स के बारे में खुद उस इंसान से भी ज़्यादा जानने लगेगा? और क्या हम उस अनबायस्ड मशीन पर ब्लाइंडली भरोसा करने को तैयार हैं? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की चर्चा से कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इन डेप्थ विश्लेषण के साथ।